अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, सियासी नंबर गेम शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद बड़ी सियासी तब्दीली क्या मुमकिन है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से जो क्लेम्स हैं कि गालिबन वहां कुछ तब्दीली की बाज़गश्त है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में कैंसर की नाकिस दवाइयां मिलने का जो इंकशाफ हो रहा है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जरा उसका जिक्र भी करेंगे। आगाज करते हैं। 77 मखसूस नशिस्तों का फैसला कल सुप्रीम ने दे दिया है। उसके बाद अब ऐवान में जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई है। जो मौजूदा नंबर गेम है इस फैसले के बाद, क्विकली सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं। जो हुकूमती इत्तेहाद है, इस फैसले के आने से पहले जो नंबर काउंट था, हुकूमती इत्तेहाद के पास 110 नशिस्तें थी, अब उनके पास 125 हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के पास 70 थी, उनकी 74 है। बाकी जो कुल मिला के चूंकि वो 34 हैं टोटल। अगर 2014 का अदद था हुकूमत के पास, अब वो 233 हो गया है। यानी अगर हम कहें कि 2/3 अक्सरियत इस अदालती फैसले ने हुकूमत को दिलवा दी है, तो ये कहना गलत ना होगा। अब जो अगला मरहला है वो उन अरकान का है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। इस फैसले की चूंकि भी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस दोनों सियासी जमातें कर रही हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अब तहरीक इंसाफ के अरकान मुख्तलिफ ऐवानों में आज़ाद हैं और वो कहीं भी वोट दें, उन पर कोई आईनी या कानूनी कदगन नहीं होगी। ये बात आजम नजीर तारड़ साहब ने कही, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ना तस्लीम करती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात है। अगर ये पार्लिमानी जमातें नहीं हैं तो इनके अरकान अगर पॉजिटिवली पार्टी पॉलिसी यानी उसके खिलाफ अगर वो वोट देना चाहें तो क्या उनके ऊपर कोई डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लगेगा, लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बैरिस्टर गौहर यानी कि तहरीक इंसाफ की इंटरप्रिटेशन इस फैसले की यह है कि नहीं, तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो आज़ाद नहीं हैं, अभी भी पार्टी के डेकोरम के तहत है और पार्टी का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 86 MNAs का नोटिफिकेशन 25 अप्रैल 2024 को इशू किया था। किसी के दिल में ये अबहाम ना रहे कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो आज़ाद थे वो आज भी आज़ाद है। नहीं, वो सारे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, हैं और उसी के अंदर रहेंगे, क्योंकि ये हमने 63A के मुताबिक ये नोटिफिकेशन के लिए दरख्वास्त दी थी। एक फैसला, दो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस। इस दौरान कुछ सियासी राब्ते भी हो रहे हैं। आज हमारे जो ब्यूरो चीफ है ARY के खबर घुमन साहब ने एक खबर ब्रेक की जिसमें उन्होंने बताया कि तमाम राब्ते हो रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से। जो ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद PTI के लिए इस वक्त मसाइल बढ़ रहे हैं, क्योंकि PTI के आज़ाद अरकान असम्बली मुख्तलिफ सियासी जमातों के रेडार पर आ गए हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JOIF ने PTI अरकान को साथ मिलाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आईनी बेंच के बाद यह भी है कि KP की हुकूमत के अंदर भी तब्दीली और बाज़गश्त की बात हो रही है कि भाई वहां पर भी चूंकि अब आज़ाद अरकान है, JOI के साथ मिल बैठकर वहां पर वो एक हुकूमत की तब्दीली वो ला सकते हैं या नहीं ला सकते। जो सहाफ़ी शाहिद हमीद है, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें उन्होंने पूरी नंबर गेम को एक्सप्लेन किया, हम आपके सामने वो रखते हैं। वो कहते हैं जी, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा हुकूमती सेटअप जो है, इसकी तब्दीली में असेंबली में मौजूदा PTI के 35 आज़ाद अरकान फैसला कुन अहमियत इख्तियार कर गए। PTI के 35 आज़ाद अरकान के अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े रहने की सूरत में उनकी हुकूमत बरकरार रहेगी, लेकिन साथ छोड़ने पर हुकूमती अरकान की तादाद 58 हो जाएगी, जिससे अली अमीन गंडापुर ऐवान में अक्सरियत अपनी खो बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों के बाद ऐवान में अपोजिशन की तादाद 52 हो जाएगी, और अगर उसके बाद PTI के 35 आज़ाद अरकान अपोजिशन का हिस्सा बनते हैं तो ये तादाद 87 हो जाएगी, जबकि KP में ऐवान में अक्सरियत के लिए 73 अरकान की ज़रूरत है। PTI के इन 35 आज़ाद अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में 63A का तलाक भी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये हम हुकूमत के इंटरप्रिटेशन को लेकर चल रहे हैं और उनकी सियासी स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज से 2 हफ्ते पहले खबर हमारे सामने आई थी, जहांगीर तरीन साहब ने सियासत में वापसी का इंदिया दिया था, और जो वो खबर थी उसका लबे लबाब ये था कि 26 MPA भी उनके साथ गालिबन वो पीपल्स पार्टी से रुजू करने जा रहे हैं। उस वक्त ये सवाल था कि ये 26 लोग कौन होंगे जो कि तरीन साहब के साथ प्रॉबली वो जा सकें। अब कुछ लगता है कि ये जो फ्यूचर का खाका है इसको ज़हन में रखकर ये हिकमत अमली उस वक्त बनाई गई थी। प्रोग्राम के पहले से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब वज़ीर ममलिकत बराए कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज भी स्पीक, उनसे क्लैरिटी ले लेते हैं कि अपने आप को वो तहरीक इंसाफ का
ممبر سمجھتے ہیں، آزاد سمجھتے ہیں، حکومت تو کہتی ہے آپ آزاد ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب. آپ اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، آزاد ایم این اے ہیں. آپ کا اس وقت لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ حکومت کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھی سنی تحریک، وہ اراکین سنی تحریک کونسل کے ساتھ ہیں. آپ کی اگر میں پوچھوں اسپیسیفکلی اس وقت کیا پوزیشن ہوگی؟ اچھا، جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا پیورلی کانٹیکسٹ ہے کے پی کے کی اسمبلی کے لحاظ سے. دیکھیں پروونشل میں تو میٹر ہی نہیں کرتا. وہ دیکھیں نا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، وہ مل کے 2/3 اکثریت تو ہو گئی ہے مرکز میں. تو مرکز میں جتنا بھی نمبر ہو، ہمارا 80 ہو 86 ہو، وہ ریلیونٹ نہیں رہتا کہ وہ 2/3 اکثریت جس طرح سے دلا دی گئی ہے اس کی بیسس پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کی پیورلی بیرنگ ہے کے پی کے کی اسمبلی پہ. تو دیکھیں کے پی کے کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن کھڑی ہے، سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. اور ان اے وے اگر آپ حکومت چاہے زور لگا لے کہ جی مرکز کے ریسورسز استعمال کر کے ہم نے گرانی ہے، تو وہ گرائے نہیں، وہ آج اس کو لے لیں. ٹھیک ہے، وہ لائبلٹی اتنی بڑی ہے جو اس وقت دہشت گردی کی ویو ہے، وہ خالی اگر ٹکی ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے وہ تھمی ہوئی ہے. ادروائز یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کے پی کے کی حکومت نہ ہوتی تو جس طرح کے پرابلمز ہیں، جس طرح کے ایشوز ہیں، وہ ٹی وی پہ ایکسپلین بھی نہیں کیے جا سکتے. جس طرح کے خطرات اس وقت اس بارڈر پہ لاحق ہوئے ہیں، وہ اگر فیڈریشن انہیں آج شوق ہے، شوق پورا کر لیں، سنبھال لیں گورنمنٹ وہ بھی. مگر دیکھیں یہ نمبر گیم سے گورنمنٹ نہیں چلتی. آپ کہیں کہ ہم نے نمبر کر کے نظام کو ہائی جیک کر کے نظام چلا لیں گے، یہ نظام اس طرح سے نہیں چلا. نظام چلتا ہے ول آف دا پیپل. جب 8 فروری کو آپ نے ول آف دا پیپل مانی نہیں، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ سے فیصلے لے لیں، آئینی بینچ سے لے لیں، جس سے لے لیں. یہ تو آپ کا نقطہ آ گیا نا نیازی صاحب. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اراکین ہیں یہ ان کی آزاد حیثیت نہیں ہے. حکومت کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ان کی اس کانٹیکس میں کہتے ہیں وہ 3 دن تھے نا، 3 دن میں آزاد اراکین نے اپنے ایفیڈیوٹس جمع کرا دیے تھے. وہ ایس آئی سی کے ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ظاہری بات ہے جب ایفیڈیوٹ آ جائیں ان سے کون پھر سکتا ہے. تو وہ ایفیڈیوٹ ساروں پہ بائنڈنگ ہے. مگر وہ بائنڈنگ نہ بھی ہو، میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو، دیکھیں اس وقت سیٹ ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونس کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ایم پی ہے اس کا رشتہ عمران خان کے ساتھ. آج عمران خان سے اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. بات ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل فیصلے کر کے آئے ہیں. یہ کوئی یہاں کوئی ایک ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی انجوائے نہیں کرنے آئے. لوگوں کے کیریئرز ہیں. آپ دیکھیں کیریئر پر کوئی 3 دفعہ کا ایم پی اے بنا ہوا ہے، کوئی 4 دفعہ کا ایم این اے بنا ہوا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے نیازی صاحب کہ اس وقت اگر کوئی اور سیاسی جماعت رجوع کرتی بھی ہے، جیسے تحریک انصاف نے کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے کچھ لوگوں سے رابطے کیے ہیں آپ کی جماعت میں، انہوں نے میری آف دا ریکارڈ کچھ سے بات، تو کیا وہ رجوع نہیں کریں گے کیونکہ ووٹر کا پریشر ہے، پارٹی کی ایک جس نظریے پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، مشکل لگ رہا ہے آپ کو کہ ادھر ادھر جائیں گے؟ دیکھیں بالکل پاسبلٹی ہوتی ہے، لوگ رجوع کر بھی سکتے ہیں. اور اس کا آپ کو پرائم ایگزامپل نظر آئے گی سینٹ کے الیکشن میں. کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے. اس میں ظاہری بات ہے ہیرا پھیری ہوگی، اس میں جو نمبر آنا چاہیے 92 سیٹوں کی بیسس پہ اس طرح کا ریزلٹ شاید تحریک انصاف کو نہ ملے. مگر جو اوپن چیز ہے نا کہ اوپن ہو کے ایک پوزیشن، مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے، ایک بریکنگ نیوز بھی ہے نیازی صاحب. واپس اسی بحث کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عقیل ملک صاحب، یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں یہ آزاد ہے اراکین؟ طاہر صاحب کی انٹرپریٹیشن تو یہ ہے جبکہ ایفیڈیوٹ انہوں نے دیے ہوئے نا سنی تحریک میں شمولیت کے، تو آزاد کیسے ہو گئے یا مال غنیمت کیسے ہو گیا آپ لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سے بہت بہت شکریہ. دیکھیں اب کورٹ کا آرڈر ہے اور کورٹ کے آرڈر میں ظاہری بات ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی جو ہے دوبارہ وہ ری ایٹریٹ کیا گیا ہے کہ 51 کے تحت، آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تو نہیں مل سکتی. لیکن میں دوبارہ 12 جولائی 2024 والے فیصلے پہ جاؤں گا جس میں یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے. یہ آنریبل سپریم کورٹ یا آنریبل ججز کا کام تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے سرٹیفکیٹس بھی دے دیں یا پارٹی کی افیلیشنز کا بھی بتا دیں کہ یہ 41 جو ہیں وہ آزاد ہیں اور 39 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو ان کو دیکھیں نا، اگر ایفیڈیوٹ دیے تھے تو
तो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि जी 39 जो है ये पीटीआई से हैं, क्योंकि इनको पीटीआई का तस्वर किया जाएगा। ये काम इलेक्शन कमीशन का काम है, ना मेरा काम है ना आपका काम है। ये काम इलेक्शन कमीशन बताएगी कि क्या उन्होंने उन 3 दिन में वो अपनी एफिडेविट जमा कराए थे, वो डिक्लेरेशन जमा कराई थी जिनसे उनकी पार्टी एफिलिएशन जाहिर हो सकती है या नहीं। अब यहाँ पे तो कम से कम कुछ लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के विद इन दैट टाइम फ्रेम जमा कराए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब मखसूस नशिस्तों की बात हो या मखसूस नशिस्तों के फैसले के बारे में आप कहें तो आइन की रूह से अगर देखा जाए और आइन के आर्टिकल्स के थ्रू देखा जाए तो वो सीटें फिर उनकी बन नहीं सकती। नहीं, लेकिन आइन की रूह के तहत और आइन के आर्टिकल के तहत वो सीटें आपकी भी नहीं बन सकती। मेरे पास नंबर का ये देखें, 3 जमातें जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली में ना, आपकी नशिस्तें हैं 6, आपको नशिस्तें मिल रही हैं 10 मखसूस। मतलब डज दिस मेक सेंस? जिन लोगों ने वोट दिया है उसके तनासुब से आपको 10 नशिस्तें कैसे मिल रही हैं? उनको ना मिले छोड़ दें, वो छोड़ दें, आपको कैसे मिल रही हैं? एक फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, और उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूले में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब आप आर्टिकल 51 को 224 के साथ जक्स्टा पोजिशन में उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं या उसको पढ़ते हैं, दोनों आर्टिकल्स को साथ रख के, तो वाज़ेह तौर पे है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अखज़ नहीं किया था या उनका ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि 336 के ऐवान को उसमें से कुछ नशिस्तें खाली रखी जाएं। तो जब एक जमात ने, एक नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट है, एक जमात ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, दूसरी जमात एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसने अपने आप को तस्वर किया क्योंकि ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रेगुलेशंस उनका निशान नहीं था। वो निकम्मापन है, नलायक है, उनकी बुरी स्ट्रेटजी है, कह दिया। पर मैं ये कह रही हूँ फिर भी ये 6 नशिस्तें जीतने पे 10 मखसूस नशिस्तें आपको वोट के तनासुब से कैसे मिलती है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे? लोगों ने वोट नहीं दिया, वो उनको दिया, वो नहीं उनको मिली, आपको कैसे मिली? अगर आजाद उम्मीदवार का वो पेशावर हाई कोर्ट का 30 सफ़ों का अगर फैसला आप पढ़ भी लेना, उसमें भी वाज़ेह तौर पे एक एक चीज डिफाइन की गई है। जब इंटरप्रिटेशन की गई है आर्टिकल 51 की और 106 की, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया है, उन्होंने कहा, और वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो वहां पे कह रहे हैं और बाय चॉइस गए, पीटीआई वाले बाय चॉइस गए। मामला नेशनल इशू था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते, ठीक है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन हम इस चीज पे नहीं कहते, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो तो पंजाब हुआ है ना, सबसे ज्यादा सीटें तो पंजाब की थी। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट चले थे लेकिन वहां पर भी नहीं गए, बाय चॉइस जो है फिर स्टे ऑर्डर लिया, फिर मैं बार-बार कह रही हूं उनकी जो फ्लॉड लीगल स्ट्रेटजी, उनका सवाल मैं उनसे करूंगी। जी बिल्कुल। ये नशिस्तें जब आप 6 जीते हैं तो 10 मखसूस नशिस्तें अगर आप तनासुब के हिसाब से देखें वो आपको कैसे दी जा सकती है? इसकी मुझे इलेक्शन एक्ट के तहत दी जाएंगी, इलेक्शन एक्ट के तहत, आर्टिकल 51 नजरिया जरूरत के तहत है, या ये एक नए नजरिया जरूरत के तहत? तो वो सीटें उनको दे दी गई कंप्लीट जस्टिस के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवा के, जो पार्टी उनके सामने भी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके सामने आई जिसके अपने चेयरमैन ने घोड़े के निशान पे जो उनकी पार्टी का या जमात का निशान है उस पर नहीं लड़ा, उन्होंने खुद आजाद हैसियत से लड़ा। फिर पार्लियामेंट में आके, और इसीलिए कह रहा हूं कि तमाम 5 सीनियर मोस्ट जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का या पार्लिमानी पार्टी का जब जिक्र होता है तो ये नहीं कहा जा सकता वो पार्टी होगी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, और उसमें से एक, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं, पीएमएल जेड जो है वो उसकी, या पीएमएल क्यू की बात कर लें, उनमें से तो फिर उन्होंने अपनी जमात से लड़े इलेक्शन, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे मौजूद भी है पार्लियामेंट में। एक भी उस जमात की अगर एक भी सीट मौजूद है तो उसमें फिर अगर आके ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट्स, देन दैट्स फाइन। लेकिन यहां पे तो इशू ये है कि नॉन क्योरेबल लीगल डिफेक्ट है, कानूनी सुकम है कि पीटीआई उनके मुताबिक पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, हालांकि पार्टी एग्जिस्ट करती थी। पीटीआई की एफिडेविट नहीं दी है, पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया जो कि पार्लियामेंट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये जो दोनों ही जमातें एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जो आइन साज थे, जब उन्होंने आइन बनाया तो उसके बाद जब इसमें वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट्स आती गई, तरमीम आती गई, उनका ये कभी भी माइंडसेट नहीं था कि ये 336 सीटों में से कुछ सीटें खाली छोड़ दें, जिस तरह बैरिस्टर साहब बड़ा प्रिंसिपल मैं आपसे कहनी कि इट मेक सेंस कि कुछ सियासी जमातें जिसमें सुन्नी तहरीक है, तहरीक इंसाफ है, उनके वोटर ने उन्हें वोट दिया, उन्होंने टेक्निकली उस मुकदमे को, चले आपकी मैं बात मानते हुए, उसको सही से नहीं लड़ा, और वो वोट जो लोगों ने दिया है उसकी तनासुब से वो नशिस्तें आप लोगों को मिली। वो वोट जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, और अगर
اس پر جو دو جماعتیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی، اگر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا اور ان کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں تھی تو پھر ظاہری بات ہے ان سیٹوں کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ سیٹیں پھر دیگر جماعتوں میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے فارمولے سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں موجود تھیں. صحیح ہے. چلیں یہ حکومتی انٹرپریٹیشن ہے نیازی صاحب. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو اراکین آزاد ہیں اور ان سے کچھ رابطے بھی کیے. کیا آپ کے بارے میں پاس ایسا کوئی انفارمیشن ہے کہ آپ ایسا کوئی فیوچر میں منظرنامہ دیکھ رہے ہیں تبدیل ہوتا ہوا؟ جی منظرنامہ فیوچر کا تو واضح ہے. دیکھیں سب سے بڑی واردات ابھی ڈلنی ہے سینٹ کے الیکشن میں. سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ ایٹ پیک ہوگی. جن کی 92 سیٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ اقلیت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور جو اس جنرل الیکشن میں 22 سیٹیں جیتے ہیں ان کی میجورٹی سینٹ کے ریزلٹ آ جائیں گے. تو یہ تبھی پاسبل ہوتا ہے جب آئین کی روح قبض کر لی جائے، اس کی جگہ اس میں بدرو داخل ہو جائے تو پھر اسی طرح کے اثرات. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اور تبدیلی آئے گی. اور خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے جو لوگ کلیمز کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پر بھی کوئی تبدیلی ایکسپیکٹڈ ہے، گنڈا پور صاحب کی کرسی مضبوط دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا جو ہے نا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ ایڈونچر کر کے تو دیکھیں، یہ ان کو مزہ چکھیں گے. دیکھیں صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں اگر آپ میڈیا کنٹرول کر لیں، آپ خبر نہ چھپنے دیں، آپ انٹرنیٹ اکاؤنٹس پہ کریک ڈاؤن کر لیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو روک لیں، اصل حالات نہیں چھپ سکتے. دیکھیں آپ کو بڑا مسائل کا سامنا ہے. آپ کے بارڈرز پہ ابھی بھی جنگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں نیازی صاحب. جو آپ کا نقطہ ہے اس پہ پھر میں گورنمنٹ ڈے ٹو ڈے، ہاں اس پہ جو میرا سوال اس پہ آگے بنے گا تو پھر اس معاملے میں تو خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کو زیادہ متحد ہونا چاہیے. اس موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہے. علیمہ بی بی جو ہیں گنڈا پور صاحب کے خلاف بیان دے رہی ہیں. کوئی پارٹی کے جو کچھ سین حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ مت لڑائی کریں، لیکن بڑی پبلکلی دستوں گریبان ہے بیان بازی کے حد تک اگر ہم دیکھیں اس بات میں. نہیں دیکھیں پولیٹیکل سائیڈ کے دیکھیں، پولیٹیکل سائیڈ کو کلیئرٹی ہے. خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں منوان اسی طرح فالو ہوں گی، اور کوئی خان صاحب کو ڈیویٹ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے یہ ساری بحث شروع کدھر ہوئی؟ بجٹ کی پاسنگ سے نا. اگر یہی سوچ لیتے کہ بجٹ نہ پاس ہوا ہوتا، فیصلہ کل آیا ہے ٹھیک ہے 27 کو، تو 27 آپ کا اجلاس چل رہا ہوتا تو آپ کہتے کہ اب ان سے اوتھ بھی لیں. اسی دن اوتھ ہوتا، پھر بیچ میں جو ہے نا رن کا ساری کھڑی ہوتی کہ جی پاس ہونا ہے نہیں ہونا، مطلب ایک اور تماشا بنتا. ٹھیک ہے ان ہائنڈ سائڈ ایک علی امین نے فیصلہ کیا، کس سے کیا؟ فائنانس کا بندہ کون ہے؟ دیا ہوا عمران خان کا. 3 دفعہ کی کنٹینیوٹی ہے گورنمنٹ کی. کیا ابھی بھی عمران خان کے ویژن کا ان لوگوں کو نہیں پتا؟ نہیں لیکن علیمہ بی بی یہ کلیم کر رہی تھی نا، علیمہ بی بی نے کہا کہ میرے بھائی کو مائنس کر دیا، تو ان کی بہن کے تو کنسرنز کو سوال پوچھے. وہ بہن ہے، دیکھیں ان بہن کے کنسرن بالکل جائز ہیں اور ان کو کیٹر فار کرنا چاہیے، مگر یہ کہنا کہ جی پارٹی عمران خان کی نفی کر لے گی تو کیسے نفی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جن کا اپنا ووٹ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کیمپین ہی نہیں کی، جو خالی عمران خان کی تصویر دیوار پہ چپکا کے آج ایوانوں میں بیٹھ گئے ہیں، وہ کیا عمران خان کی نفی کریں گے؟ اچھا صحیح ہے. چلے جی کنکلوڈنگ نوٹ پہ یہ عقیل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ہونے کے ان کو امکانات بظاہر نظر ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا پولیٹیکل رسک ہے. آپ لوگ کی کوئی رابطے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو پھر ہاؤس آف کارڈز ہے سیاست، تو یہاں پہ رابطے تو رہتے ہیں اور رابطے قائم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. آئل کے اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے آزاد ہیں اور وہ اپنا فیصلہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہر کسی نے اپنے سیاسی فائدے یا سیاسی حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس کو اس کی کیا سوٹ کرتا ہے. عمران خان کی بالکل یہ بالکل کہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں یا وٹ ایور، لیکن بات یہ کہ ان کے جو رویے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جو ٹون اور ٹینر ہے وہ ادروائز ڈپیکٹ کر رہا ہے. ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چل رہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پارلیمنٹ میں یہ بھی اسی ایوان کا حصہ ہے، میں بھی اسی ایوان کا حصہ ہوں. کئی ایسے لوگ اس جماعت میں سے ایسے ہیں جب عمران خان صاحب کی تاریخ ہوتی ہے یا جس دن ہوتا ہے ملاقات کا تو وہ کہتے ہیں آپ لوگ جائیں ہم آتے ہیں پیچھے سے، اور پیچھے سے نہیں جاتا. اسی بات کا ذکر علیمہ خان صاحبہ بھی کر چکی ہیں اور اسی پہ آپ اکتفا ان کی اندرونی فشرز پہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ذرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منیف فاروق اور مظہر عباس صاحب. آنے والا سیاسی منظرنامہ یہ دونوں کیسا دیکھ رہے ہیں، تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि नहीं, उनकी जो तमाम अरकान हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या सूबाई असम्बली के अंदर, वो तमाम पीटीआई के डेकोरम के नीचे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। जबकि हुकूमत की इंटरप्रिटेशन है कि अब ये तमाम अरकान चूँकि आज़ाद हैं तो दीज वोट्स आर अप फॉर ग्रैब्स। अब तमाम सियासी जमातें इस हवाले से अपने उनसे राब्ते कर सकती हैं और वो अपने अपने फैसले खुद कर सकते हैं कैंडिडेट्स। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब हैं, मुनीर फारूक साहब हैं। जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, इसका पॉलिटिकल आउटकम क्या है? अभी फैसला आ गया है, जाहिर सी बात है इस पर ना रिव्यू हो सकता है ना ये रिवर्स हो सकता है। फिलहाल इसी को आगे लेकर जो सियासी अब नई बिसात फैलनी है वो क्या मुमकिन तौर पे नजर आ रही है? मज़हर साहब, आपसे आगाज करते हैं। फैसला आया है, इसका भी आप पॉलिटिकल आउटकम क्या देख रहे हैं? इसके असरात क्या देख रहे हैं आने वाले लेट्स से 2 से 3 हफ्तों में? शुक्रिया मारिया। देखिए, एक तो पॉलिटिकल सेटबैक डेफिनेटली है तहरीक इंसाफ के लिए, और इसकी एक बड़ी वजह यह कि तहरीक इंसाफ पिछले अगर मैं कहूं कि 2024 के बाद से कोई इफेक्टिव पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चला सकी। देखिए, हर गवर्नमेंट के दौर में जो अपोजिशन होती है उसको गवर्नमेंट की रिप्रेशन सप्रेशन का सामना करना पड़ता है, और उसी में आप अपना वे फॉरवर्ड, अपना वे आउट निकालते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके चेयरमैन, ये सारे लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ को आज भी चैलेंज का सामना है वो ये कि इससे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट बिल्ड नहीं कर पा रहे, कोई अलायंस बना नहीं पा रहे, और ये बहुत सीरियस वो है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो इन फुल फ्लो नज़र आती है, वो हर तरीके से आपको किसी भी किस्म का, और जिस हाइब्रिड सिस्टम कि कल जो है PMLN पीपल्स पार्टी मुखालफत करती थी, इमरान खान कल उसके हक में दलील दिया करते थे, आज बिल्कुल उसका रिवर्स है। और आज जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस सिस्टम का हिस्सा है और उसे कबूल भी कर रही है और उसकी दलीलें भी दे रही है। और तहरीक इंसाफ जो है उसको एक और ज़्यादा वर्स फॉर्म में वो कहती हैं ये डायरेक्ट मार्शल लॉ है, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपोजिशन का अलायंस क्यों नहीं बना पा रहे, और इसकी वजह जो है खुद इमरान खान को तलाश करनी पड़ेगी। उन्हें या तो अपने लोगों पर एतमाद होना चाहिए और उनको वो एक डायरेक्शन दें और उस डायरेक्शन के मुताबिक वो चलें। प्रॉब्लम ये हो रही है कि चेयरमैन आप मुकर्रर करते हैं बैरिस्टर गौहर को, सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर करते हैं आप सलमान अकरम राजा को, पार्टी लीडरशिप, और इन्हीं दो पर बहुत से पार्टी लीडर एतराज़ करते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं होती। अलीमा खान की जो पोजीशन है वो अजीब व गरीब पोजीशन है, एक तरफ वो बहन हैं और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे के बाकायदा, अब देखिए माइनस फार्मूले माइनस वाला जो बानी माइनस का, इसका क्या अलीमा खान को ये बयान देना चाहिए था? ये जो सिचुएशन है ये तहरीक इंसाफ को और ज़्यादा मुश्किल में डाल रही है। अब आज जो कल फैसला आया है उसके नतीजे में अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के, अगर असम्बलियों से इस्तीफ़ा देते हैं तो सड़क पर तो उन्हें तहरीक नहीं चला पा रहे वो, फिर क्या करेंगे? और अगर यही इंटरप्रिटेशन रहती है जो गवर्नमेंट कर रही है, और इस वक्त जो गवर्नमेंट जुडिशरी ये सब कुछ जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो हाइब्रिड सिस्टम की जो है वो देन नज़र आती है। सही। ये जो हाइब्रिड सिस्टम मेरे नुक्ते नज़र से तो पाकिस्तान में हमेशा से रहा हाइब्रिड सिस्टम। ऐसा कोई टेन्योर मुझे नज़र नहीं आता जिस टेन्योर में, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ब्रीफ पीरियड अगर हम कहें 4 साल का, कि उसमें हमें हाइब्रिड सिस्टम नहीं नजर आया, बाकी तो कंप्लीट हाइब्रिड रहा है। सही। सो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं आप कह रहे मजहर साहब। मैं वेरी लिमिटेड ऑप्शन मुनीब से पूछना, सिवाय इसके कि वो JUI और दीगर जमातों के साथ मिलके कोई मरबूत अगर अलायंस बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो शायद गवर्नमेंट के लिए अब क्यों बनाएंगे मजहर साहब? अब तो वो जो नशिस्तें हैं वो तो नशिस्तें JUIF को भी मिली हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में JUIF को बहुत जल्द एक साइजेबल चंक मिलने की बातें भी हो रही हैं। अब तो वो मोस्ट प्रॉब्ली दैट शिप हैज सेल्ड। मुनीब, अभी एज ऑफ नाउ ये इस पे हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि आया अब जो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में अरकान है वो आज़ाद हैसियत में है या नहीं है, इसमें से हकीकत क्या है? और फिर अगर ये आज़ाद हैसियत में है तो फिर क्या कोई और सियासी जमात भी इनसे राब्ता कर सकती है? उसके कोई कानूनी इम्प्लिकेशंस होंगे इन मेंबरान के लिए अगर वो अपना रुजू दूसरी जमातों से करें? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो
सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला आया है, देखिए उसके नतीजे में तो अगर मैं ये कहूं कि जो 12 जुलाई 2024 को फैसला आया था जिसमें 8 जज साहिबान ने कोई एक दुरुस्त एतराज था कि बहुत ज्यादा लेवरेज दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिवाय चंद जज साहिबान के, वो जो 39 और 41 का फर्क था आपको याद होगा, तो 39 मेंबरान को तो सारे मान रहे थे कि भाई ये हैं, इनके सर्टिफिकेट्स हैं, ये तहरीक इंसाफ के हैं। मैं उस जजमेंट से उस हद तक तो एग्री करता था। 41 के हवाले से जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो मेरे नजदीक एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। वो काम मंसूर अली शाह साहब ने किया और एक अनयूजुअल किस्म की एक स्पेस क्रिएट की तहरीक इंसाफ को बेनिफिट करने के लिए। अब आप कल के फैसले पर आ जाइए। मेरा व्यू तो वो है जो मंदोखेल साहब का है कि भाई वो 39-41 का फर्क आपको रखना पड़ेगा। कम से कम 39 मेंबरान वो हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा कि निशान और नो निशान सर्टिफिकेट है तो वो पीटीआई के लोग सही। अब क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी जजमेंट ने तो सिरे से फारिग कर दिया है सबको, और वो लोग एसआईसी क्वालिफाई नहीं कर सकी, पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ है नहीं, तो फिर फारिग है सब। तो इन दैट इवेंचुअलिटी तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए, चाहे मर्जी आप कान यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इस वक्त तो वो तमाम मेंबरान, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो है वो आजाद हैसियत है उनकी। और अगर उनको कोई पार्टी वो करती है, वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं, कोई पार्टी उन्हें अपने साथ मिलाती है, वो पार्टी में किसी में शामिल हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ आप वो जो कोई डी-सीट का प्रोसेस है या पार्टी डिसिप्लिन का जो सारा मामला होता है वो आप इन्वोक नहीं कर सकते। सही। और वो नहीं हो सकता। और खैर आजकल तो जो हालात हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना हम के ठंड रखने वाली बात है, और वो ठंड इस वक्त हुकूमत के लिए है। हुकूमत तो बहुत कॉन्फिडेंट है। और जो अभी जिस तरह मज़हर साहब फरमा रहे थे, देखिए आप आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऑप्शन दिया है बैरिस्टर गौहर खान साहब को, उसको लेना चाहिए पीटीआई को एज अ सियासी अपॉर्चुनिटी। देखिए आप थोड़े से शुरू करते हैं, फिर आप अपनी स्पेस बनाते हैं और अपने लिए कुछ चीजें करते हैं। मैं आपको ये बात निहायत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आज निज़ाम हुकूमत है ये अपनी जड़ें फिलहाल तो बहुत मजबूत कर चुका है। अनलेस के कल कुछ और हो जाए और बिल्कुल ही हर चीज तलपट हो जाए, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जो आज की खबर है वो ये है कि ये ना कहीं हुकूमत जा रही है, ना वजीर आजम कहीं जा रहे हैं, ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहीं जा रहे हैं, ना ये निजाम कहीं जा रहा है। और ये निजाम तो अपनी नजरें जो है वो बहुत आगे भी गाड़े बैठा है। पता नहीं वो होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो सोच है मैं वो आपके तक बयान कर रहा हूँ। तो अगर ये मामलात आज मौजूद हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लिए स्पेस बनानी चाहिए। दूसरी बात एक और ज़हन में रखिएगा हमारी, कि इमरान खान साहब के लिए एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उनके पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास थे। अब कोई शहबाज शरीफ साहब की सियासत को अच्छा कहे बुरा कहे, लेकिन रास्ता तो बहरहाल कुछ चीजों में वो निकाल पाए हैं शहबाज शरीफ साहब। और नेचुरली मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल तो ऑब्वियसली उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता था पीएमएलएन के अंदर, लेकिन कुछ चीजों में वो निकाल पाए हैं। खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि ना वो ये इतनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करते हैं। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब इज वाइडली रिस्पेक्टेड अक्रॉस द आयल, एस्टेब्लिशमेंट में भी, गवर्नमेंट में भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। या तो आप उन्हें ऑथराइज करें, उन्हें इतनी अहमियत उनकी होनी चाहिए कि वो कुछ चीजें दुरुस्त कर सकें। और मैं आपको बताऊं उन्होंने कई दफा सच्चे दिल से कोशिश भी की है। बट जब वो भी एक जगह आकर रुक जाते हैं ना, कि जहां उनके पास कोई बेशुमार इख्तियार तो नहीं है, मैंडेट नहीं है, पता है कि वो कुछ मैंडेट नहीं है ना, वो अगर कुछ कर लेंगे या एग्री करेंगे कुछ चीजों पे, उन्हें पता लगेगा, खान साहब कहेंगे नहीं आपको तो सियासत का पता ही नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर बैरिस्टर गौहर खान साहब भी कितनी तरक्की आगे कर पाएंगे इस मामले को लेने में। लिहाजा इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए एक सियासी क्राइसिस है। देखिए रियासत का खिलाफ हो जाना, रियासती इदारों का खिलाफ हो जाना, सख्ती हो जाना, दैट इज अनदर थिंग, जिसकी बहुत अहमियत है। लेकिन कोई सियासी सोच तो होती है ना, कुछ सियासी स्ट्रेटजी जो होती है, या सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकालनी है, वो सियासी क्राइसिस है। मज़हर साहब, अभी चूंकि मुनीब ने बात कही कि भाई इस वक्त एज वी स्पीक ये जो मेंबरान हैं इनको आज़ाद तस्वुर किया जाएगा, और आज ये खबर भी दी ARY ने, खावर गुमन साहब ने ये ब्रेक की, जिसमें कहा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ते भी करने शुरू कर दिए हैं और उनको अपनी तरफ रुजू करने के हवाले से उन्होंने उनको ऑफर्स भी कर दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले 1 साल पहले ये सोच थी कि भाई तहरीक इंसाफ से के टिकट पे जीतने वाले अपनी नशिस्तों
کو चूंकि खान साहब के नाम पे लेकर आए हैं, वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकते हैं, उनके सियासी फ्यूचर नहीं होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं, क्या इतना आसान होगा इन कैंडिडेट्स के लिए ये मुख्तलिफ जमातों के अंदर चले जाएं? देखिए मारिया, तहरीक इंसाफ के पास जो मेरे नुक्ता नज़र से ऑप्शन हैं, वो दो ही ऑप्शन होते हैं पॉलिटिक्स में। या तो ये कि आपकी स्ट्रीट पावर ऐसी हो कि स्ट्रीट पावर के थ्रू आप हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। ये पहली मर्तबा हमने नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट बिल्कुल वन पेज पे हैं। इस फैसले से वो तमाम क़यास आराइयाँ जो की जा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट से कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो इस फैसले ने साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट जो है अब तहरीक इंसाफ क्या करे। एक तो ये कि आप पॉलिटिकल मूवमेंट में टाइम फ्रेम नहीं होता, आप पॉलिटिकल मूवमेंट किस तरीके से तहरीक इंसाफ लॉन्च करती है नहीं करती, क्योंकि हर मरतबा हर कॉल को एक फ़ाइनल कॉल कर दिया जाता है और उसके बाद हम एक और फाइनल कॉल का इंतज़ार करते हैं। तो तहरीक इंसाफ के पास एक ऑप्शन तो ये है कि अगर उनके अराकीन को तोड़ने का फैसला कर लिया गया है, उनके अराकीन को आज़ाद अराकीन तसव्वुर करके अपने शामिल करने की, और वो उस पर हर तरह का दबाव, कोर्ट की जो मामला है उसमें इनको नज़र आ गया कि कोर्ट में उनको कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, तो एक ऑप्शन तो ये है कि दे शुड एन ब्लॉक रिज़ाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली और जाएं फिर पॉलिटिकल मूवमेंट करें, लॉन्च करें, ऑर्गेनाइज करें। वो आपकी साल भर तहरीक चलती है, किस अंदाज में तहरीक चलने, जो माजी की तहरीकें हैं उनका जायज़ा लें कि वो तहरीकें कैसे चली हैं, किस तरीके से चली हैं। कहीं सिंगल हैंडेडली जो है हमें तहरीक नज़र आती है, कहीं अलायंस के थ्रू, ये सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ को सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ठीक है आपने 8 फरवरी 2024 को आपके वोटर ने निकल कर आपको वोट दिया जी, लेकिन मुझे नज़र यह आता है कि जिस हाइब्रिड सिस्टम में हम आ गए हैं, उस हाइब्रिड सिस्टम में फॉर्म 47 ही चलेगा। वो हर तरह से मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हाइब्रिड सिस्टम चलेगी। ठीक है। और इस हाइब्रिड सिस्टम की दलीलें दी जा रही हैं, हो सकता है कि किसी आईनी तरमीम करके हाइब्रिड सिस्टम को आइन का हिस्सा भी बना दिया जाए। ये सारी चीजें तो तहरीक इंसाफ, इसलिए कि गवर्नमेंट को कोई प्रेशर नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं मुनीब। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी सुनगुन है मुनीब कि कोई आईनी तरमीम आ रही है 27वीं, जिसके बारे में कोई इसको लीगल कवर दिया जाएगा। देखिए, मैं जो मदद साहब हैं वो मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, मैं हमेशा उनसे सीखता हूँ, और उनका जो सहाफत है उसमें आइन की बालादस्ती और इन चीज़ों को हमेशा उन्होंने बड़ा वैल्यू किया है, और विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। हम बहुत कुछ मैंने सीखा है उनसे। मैं तो अब कई दफ़ा शायद खलवत में जलवत में हम मदद साहब के साथ ये भी डिस्कशन करते हैं कि सर आपको आइन का आइन नज़र आता है फ्रैंकली, तो अगर ये हमारी खुशी तो हो सकती है कि हम बात करते हैं, लेकिन फ्रैंकली देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि आज का निज़ाम किसी भी आईनी तरमीम के आगे होस्टेज है। इसकी जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है देखिए वो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, उसकी शायद जरूरत नहीं है। अच्छा। और किसी भी तरह की अगर हो जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, उसमें कोई वो रुकावट नहीं आएगी। अब तो हर तरफ से बिस्मिल्लाह ही होगी इंशाल्लाह। अच्छा। जो हालात नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे क्विकली जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी मुनीब, वो सेगमेंट को समेटते हुए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में आप देख रहे हैं कि आगे जाके कोई उथल पुथल होगी, और आजाद मेंबरान पीपल्स पार्टी की तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कोशिश भी कर रही है, क्या ये पीपल्स पार्टी की तरफ इनका झुकाव नजर आएगा आने वाले चंद हफ्तों में? देखिए, बड़ा सादा सा फॉर्मूला है। अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस वक्त लगता है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी बिल्कुल तमाम दुरुस्त इस निज़ाम के हक में फैसले लेगी, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ 2 शख्सियात हैं जो इस निज़ाम के सिग्नेटरी हैं, वो हैं एक मियां नवाज शरीफ साहब और एक जनाब आसिफ जरदारी साहब। ऑब्वियसली आसिफ जरदारी साहब वही सियासी फैसले दुरुस्त तरीके से लेंगे और उनकी जमात भी लेंगी। वो चाहेंगे लोग उनके साथ शामिल हो, उनका साइज बढ़े और वो बेहतर तरीके से मामलात आगे ले जाएं। लेकिन वो अगर तो निज़ाम के साथ चलने के लिए मामलात करेंगे तो फिर तो शायद उनके लिए आसानी होगी, लेकिन अगर वो निज़ाम के खिलाफ जाने के लिए करेंगे तो फिर जारी बात है उनके लिए भी रुकावटें आएंगी। फिर
یہ تو ایک ظاہری بات ہے، دیر آپ فار گریبس جو آزاد لوگ ہوں گے. اور کے پی گورنمنٹ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، شروع میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب نے دیکھیے کیسا جواب دیا اسٹیبلشمنٹ کو، گنڈا پور صاحب کو لے آئے ہیں. لیکن فرینکلی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب سے تو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرابلم نہ پہلے تھا نہ آج. گنڈا پور صاحب تو بالکل ایک کانڈویٹ بنے ہوئے تھے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں. وہ آج بھی اپنی کوششیں کرتے ہیں. میں دوبارہ کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے، جو لوگ گنڈا پور صاحب پر شک کرتے ہیں کہ وہ لائل نہیں ہے، وہ غلط کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے 200% لائل ہے. دیکھیے باقی ہوتی ہے آپ کا اثر رسوخ، آپ کا زور کتنا چلتا ہے. وہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے آؤٹ آف فرسٹریشن کئی دفعہ کہی بھی ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے یا میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. تو وہ مسئلہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے ہمارے جو بہت پاکستان کے نامور اور بڑے صحافی ہیں، شاید وہ بھی کئی دفعہ غچہ کھا گئے اور شاید وہ چیزوں کو نہیں دیکھ پائے کہ دیکھیے جو چیز عمران خان صاحب کو پچھلے 2.5 سال میں ملی ہے وہ ہے ٹرک کی بتی، اور وہ ایک نہیں ملی، وہ مختلف ڈیزائنز کی مختلف اوقات میں ملی. صحیح. کسی کا نہ ارادہ پہلے تھا نہ آج ہے کہ وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف دے. سیاسی سپیس کے لیے حکومت سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، اٹس ناٹ این اوور نائٹ. صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ منیر فاروق، مظہر باز صاحب موجود. ٹیک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انسانی جان پاکستان میں کتنی ارزاں ہے، اس کا ایک اندازہ آپ اس رپورٹ سے لگا سکتے ہیں کہ جو کہ گلوبل ہیلتھ کی رپورٹ ہے، اور اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک کو کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی ایسی ادویات فراہم کی گئی ہیں جو نہ صرف غیر مؤثر ثابت ہوئیں بلکہ بعض صورتوں میں مضر صحت بھی پائی گئی ہیں. ان ممالک میں نیپال، ایتھوپیا، شمالی کوریا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب جیسے ترقی یافتہ اور صاحب اثر ممالک بھی شامل تھے. استعمال ہونے والی ادویات میں نہ صرف مؤثر جز کم پایا گیا بلکہ بعض میں زہریلے اجزاء بھی شامل تھے جو مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. مذکورہ دوا صرف بچوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر عمر کے کینسر کے مریض اس سے متاثر ہوئے، جن میں بریسٹ کینسر کے مریض اور خون کے دیگر کینسرز میں مبتلا افراد بھی شامل ہیں. ماہرین کے مطابق خاص طور پر ایسپیرجنیز جیسی دوا جو خون کے کینسر کے علاج میں استعمال ہوتی ہے بچوں میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے. اس کا تقریباً 70,000 بچوں پر اثر ہوا ہے. یہ ادویات کینسر کے مختلف اقسام کے مریضوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن رپورٹ کے مطابق ان کے مختلف بیچز یا تو بالکل غیر مؤثر نکلے یا معیار سے گری ہوئی سطح پر تھے. دنیا کے کئی ممالک میں یہ ادویات بغیر کسی جانچ کے استعمال ہوئیں اور عالمی ادارہ صحت نے تاحال کوئی میڈیکل پروڈکٹ الرٹ جاری نہیں کیا. ساتھ ہی دوا ساز کمپنیاں اور ریگولیٹری ادارے بھی خاموش ہیں. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.